Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन करने वाले हैं। किसका? CSIR नेट का। तो यहाँ पर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस करने से पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है ये देखना। ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? फॉर एग्जांपल, आपको मान लो आप एक कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। अब आपने किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने सिलेबस में देखा वो चैप्टर है, आप उसको पढ़ रहे हो, उसमें टाइम लगा रहे हो, है ना। 15-20 दिन लगाया आपने, उसको अच्छे से पढ़ा आपने, बहुत टाइम वेस्ट किया उसमें, मतलब वेस्ट नहीं बोलेंगे, टाइम लगा दिया। अभी हम वेस्ट पे नहीं आ रहे। तो जब आप उसको पढ़ लोगे, फिर उसके आप जब एग्ज़ाम में देखोगे तो आप देखोगे वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, उससे एक क्वेश्चन आ रहा है एग्ज़ाम में। तो क्या वो वर्थ है उतनी, उसको उतना टाइम देने का? एक क्वेश्चन जब उससे आ रहा है, सिर्फ 2 या 4 मार्क्स का उससे आ रहा है एग्ज़ाम में, तो क्या उसको उतना टाइम देना बनता है? नहीं बनता है। ठीक है, तो उसी केस के लिए क्या होता है, आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से हमें ये आइडिया लग जाता है कि कौन से चैप्टर को हमें कितना टाइम देना है। किससे भाई ज़्यादा पूछा जा रहा है तो उसको हम ज़्यादा टाइम दे देंगे, जो थोड़ा सा कम बीच में पूछा जा रहा है उसको हम उस तरह से टाइम देंगे, है ना। जो बहुत ही कम पूछा जा रहा है, मे बी हमारे लास्ट में टाइम ना हो, हम उसको छोड़ देंगे। इस तरह से क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको हेल्प करता है आपकी प्रिपरेशन में। ठीक है, ये तो बात हो गई इसकी इंपॉर्टेंस की। अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने पिछले जो 10 पेपर हुए हैं CSIR नेट के, ठीक है, वो यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, देखो अब क्या है कि इससे जो पहले, अब यहाँ पे मैंने 2017 से स्टार्ट किया, जून 2017 से यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, अब ये टेबल जो है आपको, ये आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक मिल जाएगा, PDF वगैरह आपको मिल जाएगी, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, मान लो अगर आपको सही से विजिबल नहीं हो रही तो भी। तो यहाँ पर मैंने जून से लिए हैं और जून 23 जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है ना, वहाँ तक मैंने लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो इससे पहले वाले पेपर होते थे, जून 2017 से जो पहले पेपर होते थे ना, वहाँ पर ना पैटर्न थोड़ा अलग होता था। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न थोड़ा अब अलग हो गया है। तो पिछले जो 10 पेपर्स हैं उसमें पैटर्न अलग हुआ है, इसलिए मैंने यही वाले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिए हैं, पहले वाले नहीं लिए हैं। अब अगर आपको पहले वाले भी देखने हैं ना, उसमें कि किस में कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, तो आपको, हमने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी CSIR नेट के टाइम पे, तो वहाँ पर आपको उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर पैटर्न भी डिस्कस किया हुआ है। पैटर्न में दोबारा यहाँ डिस्कस कर लूँगा कि पहले क्या पूछा जाता था और अब क्या पूछा जाता था। ठीक है, बाकी जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2011 से 2016 वाला, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं पैटर्न की बात करूँ यहाँ पर, चलो पहले पैटर्न देख लेते हैं, क्या पैटर्न पहले था और क्या अब है। तो यहाँ पर बिफोर 2017, बिफोर 2017 क्या होता था, यहाँ पर आपके पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, वो तो अभी भी आते हैं। तो पार्ट ए जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, उसमें अभी भी 20 क्वेश्चंस आते थे, पहले भी 20 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, जिसमें से आपको करने होते हैं 15। फिर अगर मैं पार्ट बी की बात करूँ, पार्ट बी की, तो इसमें आते थे पहले 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 35 करने होते थे। ठीक है, फिर अगर मैं पार्ट सी की बात करूं, पार्ट सी की, तो इसमें आते थे भाई कितने, 75 क्वेश्चंस, और जिसमें से आपको 25 ही करने होते थे। तो आप देखोगे तो करने अभी भी आपको इतने ही होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आफ्टर 2016 की बात करूं, मतलब जो 2017 से पेपर्स हुए हैं अभी वाले, ठीक है, उसमें अगर मैं बात करूँ तो पार्ट ए में आपके अभी भी 20 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से आपको 15 करने होते हैं। पार्ट बी में बस आपके आप 40 हो गए, पहले आपके 50 थे, अब वो 40 हो गए, लेकिन करने अभी भी आपको 35 है। ठीक है, ये देखो। और पार्ट सी में आपके 75 क्वेश्चन जो आते थे वो आप 60 हो चुके हैं, और इसमें से आपको 25 ही करने हैं। तो करने अभी भी आपको उतने ही हैं, लेकिन आपको चॉइस कम दी गई है। ठीक है, जो पहले चॉइस ज़्यादा होती थी, अब वो चॉइस कम हो गई है। ठीक है, तो इससे बेसिकली ना आपका डिफ़िकल्टी लेवल मान लो एग्ज़ाम का बढ़ गया है ना, क्योंकि आपको चॉइस कम मिलने लग गई, तो आपको थोड़ा सा उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, है ना, बहुत सारी चीज़ें अलग। तो बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ गया एग्ज़ाम का, इससे ये चीज़ हुई। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल मार्क्स की। तो ये अगर टोटल मार्क्स आप करोगे तो 440 होते हैं, जिसमें से आप 200 मार्क्स का अटैम्प्ट कर सकते हो, इतना ही अटैम्प्ट करते हो। जो भी आपके मार्क्स आते हैं वो 200 में से ही आते हैं। ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 440 का होता है। अब लेकिन अब क्या होता है, अब वो 360 का होता है,
और अभी भी आपको 200 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना पड़ता है, उसी में से आपके मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई पैटर्न की। तो पहले देख सकते थे चॉइस ज़्यादा थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते थे, तो कुछ कुछ चैप्टर ना बहुत ज़्यादा मार्क्स के आते थे, है ना। फॉर एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन OMC आपकी 70 80 मार्क्स की भी आती थी, है ना। 40 मार्क्स के आपके एक ही चैप्टर से पूछा जाता था, तो वो चीज़ अब नहीं होती है। ठीक है, तो वो चीज़ हमारे काम की भी नहीं है भाई। अब हमें जो अब एग्ज़ाम देना है वो अभी वाले पैटर्न से देना है ना, इसीलिए यहाँ पर हमने इस पैटर्न को इंक्लूड किया है। ठीक है, बाकी पहले वाला भी आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर चैप्टर्स की। तो आ जाते हैं भाई यहाँ पर टेबल पर अपनी हम। तो टेबल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो एवरेज अगर मैं देखूँ पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो एवरेज जो है वो आपका ऑलमोस्ट 95 मतलब 100 मार्क्स का है, मतलब 100 मार्क्स तक आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, ऑलमोस्ट बराबर मार्क्स की ही आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनालिटिकल नहीं लिया हुआ इस टेबल में, एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं है। एनालिटिकल से यार एक क्वेश्चन आता है जनरली। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ, अभी 95 एवरेज बन रहा है, 100 मान लो उसको। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, उसकी बात करते हैं अभी। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ मेजर टॉपिक्स की। तो मेजर टॉपिक्स जो है ना, इसमें आप देखोगे ध्यान से इस टेबल में, तो यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, केमिकल बॉन्डिंग है, और यहाँ पर ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है। ठीक है, इनका मार्क्स देख लो आप, डिस्ट्रीब्यूशन वो आपको देखो यहाँ पर दिखेगा टोटल मार्क्स में, ये देखो। तो यहाँ पर देखोगे कोऑर्डिनेशन आपकी 20 से 22 नंबर की आ रही है ऑन एन एवरेज। OMC भी आपकी कितनी 20 से 24 नंबर की आ रही है, जितना आपकी कोऑर्डिनेशन आती है उतनी OMC अभी भी आती है, लेकिन बस थोड़ा सा कम हो गया। जो पहले 30-40 हुआ करते थे अब वो 20-22 हो चुके हैं। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग देखो एवरेज मार्क्स तो 11-12 है, लेकिन पिछले 2 पेपर अगर आप देखोगे तो देखो ये देखो 16 और 22, तो एवरेज 18 से 20 नंबर का है पिछले 2 पेपर अगर उठा के आप देखोगे। ठीक है, तो ये हो जाते हैं हमारे क्या कुछ मेजर टॉपिक्स। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेजर चैप्टर्स हैं हमारे, मेजर चैप्टर्स इनऑर्गेनिक में, वो आपके कौन से बनते हैं यहाँ पर। फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन आप बोल सकते हो, कोऑर्डिनेशन। देन सेकंड आप केमिकल बॉन्डिंग को बोल सकते हो। थर्ड आप बोल सकते हो OMC को। ठीक है, मतलब ये 3 चैप्टर तो आपको इनऑर्गेनिक में करने ही करने हैं, इनको तो छोड़ सकते ही नहीं हो आपको। ठीक है, क्योंकि इनसे अगर टोटल में बात करूँ तो 60% आपकी पूरी इनऑर्गेनिक इन्हीं से आ रही है, तो 60% तो आप यहीं से कवर कर रहे हो भाई 3 चैप्टर से सिर्फ। ठीक है, तो बनता है ना करना, इनको करना बनता है। फिर अगर मैं बात करूँ कुछ मॉडरेट टॉपिक्स की, तो मॉडरेट टॉपिक्स जो हैं उसमें आपका भाई अब F ब्लॉक जो पहले छोटा चैप्टर हुआ करता था, एक क्वेश्चन जनरली देखना, आप 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बायो इनऑर्गेनिक, और इतने बड़े भी नहीं है भाई ये बायो इनऑर्गेनिक, चलो ठीक है थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन F ब्लॉक तो इतना बड़ा भी नहीं है, तो इसको आप कर सकते हो। इनको भी करना है क्योंकि अब इनकी वेटेज काफ़ी हो गई है भाई, 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, 20 मार्क्स तो आपके यहीं हो गए, तो इनको और इनको तो छोड़ना बनता नहीं है। ठीक है, अगर मैं इन टोटल की बात करूँ तो 80% आपका यहीं से है, इन 5 चैप्टर से ही आपका 80% आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इनऑर्गेनिक में यही 5 चैप्टर भी कर लिए ना, आपका इनफ है। ठीक है, अगर आपकी फिजिकल और ऑर्गेनिक भी अच्छी है थोड़ी, तो आपको इनऑर्गेनिक में इतने चैप्टर भी आपने कर लिए तो बस हो गया आपका काम, JRF आराम से मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ स्मॉल टॉपिक्स की। तो स्मॉल टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, स्मॉल टॉपिक्स की, तो यहां पर आता है भाई आपका न्यूक्लियर। ठीक है, सेकंड आपका आता है यहां पर इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो बोल सकते हो, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो। हाँ, और मेन ब्लॉक जो आता है आपका उसको आप इसी में रखो, मेन ब्लॉक जो आता है आपका इसी में आता है, मेन ब्लॉक, क्योंकि मेन ब्लॉक की वेटेज जो है वो आपकी बायो इनऑर्गेनिक और F ब्लॉक जितनी ही है, 8 से 10 मार्क्स का वो भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मेन ब्लॉक को छोड़ते हैं। ठीक है, और बनता भी है क्योंकि इसमें आपको इतना सारा पढ़ना पड़ता है ना, बहुत लंबा चैप्टर है, काफ़ी मेहनत कर रहे हो आप, लेकिन क्वेश्चन जो आ रहा है वो तो कहीं से भी पूछ रहे हैं। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मे भी आपने इतना पढ़ के भी आपसे वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आपने ये 5 चैप्टर कर रखे हैं जो मैंने बताए पहले वाले, F ब्लॉक, बायो इनऑर्गेनिक, कोऑर्डिनेशन, OMC एंड केमिकल बॉन्डिंग, वो आपने कर रखे हैं, आपकी फिजिकल भी अच्छी है और आपकी ऑर्गेनिक भी अच्छी है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको मेन ब्लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन आपकी मान लो एक सब्जेक्ट पूरा आपका वीक है, मान लो ऑर्गेनिक आपकी पूरी वीक है, आप सिर्फ फिजिकल और इनऑर्गेनिक करना चाहते हो, तो भाई मेन ब्लॉक भी आप थोड़ा कर सकते हो। ठीक है, आप कहीं तो टाइम लगाओगे ना, आप ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हो तो आप इनऑर्गेनिक पूरी करो, फिर तब आप ये स्मॉल टॉपिक भी करोगे और इसको भी करने की कोशिश करोगे। ठीक है, लेकिन हाँ इन द एंड अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं देखना कि 8-10 मार्क्स का आ रहा है छूट जाएंगे, वो वैसे भी छूट सकते हैं, पढ़ के भी छूट सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ सकते हो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर इसमें थर्ड हम बोल सकते हैं एनालिटिकल, एक टॉपिक एनालिटिकल, और फोर्थ हम बोल सकते हैं यहाँ पर एसिड बेस। अब एसिड बेस से भी एक आधा क्वेश्चन आ जाता है, और छोटा टॉपिक है, एसिड बेस भी आप कर सकते हो। अगर आप पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो, आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिर तो भाई एसिड बेस, न्यूक्लियर, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रो आप कर सकते हो। लेकिन एनालिटिकल यार छोड़ना ही बनता है। देखो जनरली मैं एनालिटिकल की बात करूँ तो एक क्वेश्चन आएगा, मतलब 4 या 6 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, एनालिटिकल, उसमें से भी आपको पता है एनालिटिकल बहुत बड़ी ब्रांच है, एक अलग ही केमिस्ट्री है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है, उतना पढ़ना नहीं होता पॉसिबल। ठीक है, उतना नहीं पढ़ सकते हम, तो एनालिटिकल का ऐसा है तो उसको तो छोड़ दो, उस पर तो ध्यान ही मत दो। ठीक है, थोड़ा बहुत जो आपको दिखता है वो चीज़ें देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो उतना पढ़ लो, उनके बारे में देख लो, उतना इनफ है। ठीक है, बाकी इसको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक क्वेश्चन आ रहा है, वो भी भाई कहीं से भी पूछ सकते हैं, नहीं हो रहा है ना, ज़रूरी थोड़ी कि हो ही जाए, तो इस पर इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात थी टोटल। यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेजर चैप्टर भी डिस्कस किया आपसे, मॉडरेट चैप्टर भी डिस्कस किए, और यहाँ पर स्मॉल टॉपिक्स भी डिस्कस किए। ठीक है, कंक्लूजन यही है, अगर आप इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ रहे हो तो कोशिश करो आप सारा पढ़ने की, सारे में मतलब एनालिटिकल को छोड़ के, और मे बी मेन ब्लॉक भी छोड़ सकते हो, बाकी आप सारा कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपकी क्या है, बाकी चैप्टर आपके स्ट्रॉन्ग है, जैसे ऑर्गेनिक है, फिजिकल भी स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो ये 5 चैप्टर तो आपको भाई करने ही करने हैं ना। 5 चैप्टर आप आराम से कर लो, या ऊपर वाले 3 ही कर लो, वो जो 60% था वो ही कर लो, वो भी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात थी भाई पूरे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग।